नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी, राजनीतिक विश्लेषक। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे पत्रकार की जिनको पत्रकार जगत में सभी लोग जानते हैं, लेकिन विवाद के कारणों से ज़्यादा जाने जाते हैं, जिनका नाम है राजदीप सरदेसाई। जी सर, ये ऐसा नाम है पत्रकारिता में जिसको मैं अगर यूं कहूं कि वो पत्रकारिता में एक तरह से बदनाम है, इस बात को लेकर के कि वो पत्रकार कम और कांग्रेस के एजेंट ज़्यादा दिखाई देते हैं। उनकी जितनी भी बातें आप करेंगे उसमें कई बार तो उनका अपमान भी हो चुका है, सार्वजनिक तौर पर भी उनका अपमान हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैं कि मानते नहीं। और यह हमेशा उनका एक ही काम है कि मोदी में कैसे कमी ढूंढी जाए, मोदी सरकार को कैसे कोसा जाए। हद तब हो गई जब आज चीन और भारत के इस समय तनावपूर्ण माहौल में भी वो चीन की तारीफ करते हैं और वो तारीफ करते हुए कहते हैं कि जब गुजरात के 2002 के दंगों के बाद दुनिया ने मोदी जी को बैन कर दिया था, उस समय दुनिया का बड़ा देश एक चीन ही था जिसने मोदी को अपनाया। और ये कहते हुए उनको ये भी शर्म नहीं आती कि वो क्या बात कर रहे हैं और कब बात कर रहे हैं, क्योंकि चीन और भारत की सेनाएं जब आमने सामने खड़ी हैं, जब एक दूसरे देश की सेनाएं आपस में भिड़ चुकी हों और 20 जवान वीर गति को प्राप्त हुए हों, ऐसे में चीन की तारीफ करना और चीन को यह बताना कि वो भारत में कितना निवेश करती हैं, भारत का कितना ख्याल रखती हैं, ये उनकी इस टोच्चेपन को दिखाता है कि वो किस तरह से राजनीति करते हैं और कैसे राहुल गांधी जो कह रहे हैं, गांधी परिवार जो कह रहा है, वो उनकी चाटुकारिता में इतनी हद करते हैं कि वो जैसे राहुल गांधी हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो बार बार ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें इस देश की बड़ी चिंता है, और चिंताग्रस्त दिखते हुए वो बार बार ट्वीट करते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं, मोदी सरकार को सलाह देते हैं कि चीन की सेना ने भारतीय जमीन को कब्जाया हुआ है, मोदी जी डरना मत। ये कहकर राहुल गांधी शायद भारत के लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि राहुल गांधी बड़े वीर हैं और देखिए ये इतने वीर हैं कि ये मोदी जी का भी साहस बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस ट्वीट पर भारत में उल्टी प्रतिक्रिया हुई और लोग हंसने लगे कि एक राहुल गांधी है जो ऐसे व्यक्ति को डरना नहीं कह रहा है, जो कभी दुनिया में डरा ही नहीं, और जमीन से उठ करके आज वो कहां बैठे हैं और कितने देशों में आज उनकी चर्चा होती है, दुनिया के बड़े बड़े देशों में उनका मान सम्मान है और आंख में आंख डाल करके बात करने की हिम्मत रखते हैं मोदी जी, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक करने की भी हिम्मत रखते हैं। तो राहुल गांधी सलाह दे रहे हैं, लेकिन उनके चाटुकार कैसे चुप रह जाएं, ये हो नहीं सकता। और इसलिए राजदीप सरदेसाई वो अपना लेख लिखते हैं और उसमें कहते हैं मोदी सरकार को इस मसले को इस तरह से हल करना चाहिए कि राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्र की अखंडता से समझौता ना हो। ये ऐसे वर्ड लिखते हैं। क्या मोदी जी हमारे राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता से समझौता करने वाले नेता लगते हैं इनको? राजदीप सरदेसाई लेख में ऐसा लिखकर क्या जताना चाह रहे हैं? ये केवल और केवल जताना ये चाहते हैं कि मोदी जी एक कमजोर नेता हैं जिनको हम सलाह दे रहे हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। जैसे कांग्रेस के राहुल गांधी हैं, ऐसे कोई देश में उनको मजाक में ही सब लोग लेते हैं, ऐसे पत्रकारों में राजदीप सरदेसाई है जिनको कोई सीरियस नहीं लेता, और लेकिन वो बेइज्जती कराते जाते हैं, बेइज्जती उनकी होती जाती है, लेकिन वो शायद इतने बेशरम हो चुके हैं कि अपने बेइज्जती को बेइज्जती समझते ही नहीं है। एक मैंने उनका वीडियो देखा, उस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं और वो चर्चा कर रहे हैं एक पत्रकार से, और वहां कह रहे हैं कि जो आज की डेट में कुछ लोग मोदी जी के बारे में एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं, और ऐसा नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि मोदी जी नेहरू से ज्यादा महान थे, और नेहरू जो है 1962 के युद्ध में वो कमजोर सिद्ध हुए, ऐसा नैरेटिव सेट किया जा रहा है। इस पर वो पत्रकार ने बीच में टोका कि आप क्या बात कर रहे हैं, नैरेटिव कौन सा सेट किया जा रहा है? ये तो सच है कि 1962 का जब चीन और भारत का युद्ध हुआ, उसमें भारत का नेतृत्व कितना कमजोर था, उसमें जवाहरलाल नेहरू की कितनी कमियां थी, और उसी कमी के कारण हमारे देश का अक्साई चीन आज चीन के पास है।
तो ये नैरेटिव सेट नहीं है, ये तो सच है। आप इस वर्ड को कैसे बोल रहे हो नैरेटिव सेट किया जा रहा है? आप देखिए ये किस तरह के शब्दों का चयन करते हैं जिससे कि ये देश में ये बताना चाह रहे हैं, ये ऐसा उस वीडियो के जरिए, ये इंटरव्यू में ऐसा बताना चाहते थे कि मोदी जी कहीं भी इस तरह से सफल नेता नहीं है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू थे, और जवाहरलाल नेहरू किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, वो भी बढ़िया नेता थे। और आज भी मोदी को कह रहे हैं कि ये तो नैरेटिव आप सेट कर रहे हो, कि मानता हूं कि उन्होंने 59 ऐप बैन कर दिए हैं। अरे भाई, जब आप 59 बैन ऐप कर दिए, क्या आप जानते हैं कि ये 59 ऐप बैन करना ये कितना कठिन काम था? इसमें कितनी बुद्धिमत्ता का काम था, कितनी कूटनीति का काम था। आज तक ना तो अमेरिका, ना तो ऑस्ट्रेलिया, जापान या दुनिया के जो भी बड़े देश हैं और चीनी ऐप का वहां जहां प्रयोग हो रहा है, दुनिया का कोई देश एक साथ इतने ऐप को बैन नहीं कर पाया है। यह हिम्मत दिखाई है तो यह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिखाई है। यह हिम्मत भी दिखाई जाती है तो उसके पीछे जो होमवर्क होता है, उसके पीछे जो कूटनीति है, वो कूटनीति जवाहरलाल नेहरू के अंदर अगर 10% भी होती, मोदी जी के अंदर जितनी समझ है उसका 10% भी अगर नेहरू के अंदर हुआ होता तो आज अक्साई चीन भारत के पास होता। लेकिन नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं, लेकिन जवाहरलाल नेहरू की कमियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हां, ये राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार ये केवल कांग्रेस के घरानों की और बड़ाई करने में और उनका मान करने में कैसे कैसे लेख लिखते हैं, वहीं ये मोदी जी की कमियों को जो कि काल्पनिक होती हैं उनको जनता के बीच परोसने का काम करते हैं। ये भूल जाते हैं कि आज के नरेंद्र मोदी हैं जिन्होंने किस तरह से आज चीन को पटकनी दी है कि अरबों रुपए का उसका व्यापार चौपट कर दिया है। ऐप बैन करना भी एक बहुत बड़ा कदम है, लेकिन उसके लिए एक कूटनीतिक समझ चाहिए जो मोदी जी ने दिखाई है। किस तरह से एक माहौल बना और उस माहौल का पूरा लाभ लिया गया और आज चाइना को पूरी तरह से एक सबक सिखाने के लिए नरेंद्र मोदी जी कृत संकल्प हैं और किस तरह से आज चाइना को चारों तरफ से घेरा है कि वो जल थल नभ और पूरी तरफ से चारों तरफ से घिर गया है। कई मोर्चों पर ऐसे मोर्चे खुल गए हैं जिसमें कि अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश आज चीन की तरफ अपनी मिसाइलों के और फाइटर प्लेनों के मुंह करके खड़े हैं। आज जंगी बेड़े उस साउथ चाइना सी में चीन का मुकाबला करने के लिए नहीं, चीन को 1 मिनट के अंदर पल झपकते ही ध्वस्त करने के लिए खड़े हैं। इसलिए आज भारत सशक्त भारत बनकर खड़ा है। आज भारत की सेनाएं सीना तान के खड़ी हैं, वहीं चीन ने अपने तंबू बंबू उखाड़कर अपने घर को वापसी जाना शुरू कर दिया है। ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी कूटनीतिक जीत की बात है। और वहीं जवाहरलाल नेहरू जिनकी ये तारीफ करते हैं, उनके बारे में कौन नहीं जानता। 1962 का युद्ध लड़ने वाले ऐसे आज भी कुछ सेना के लोग हैं जो बताते हैं कि उस समय की क्या स्थिति थी। कुछ कारण हैं जिनके कारण से हमने अक्साई चीन गंवाया और हम नेहरू की उन गलतियों के कारण हम चीन का भारत का युद्ध हार गए, जबकि हमारी सेना भी उस समय उतने शौर्य और वीर्यशाली थी जितनी आज है। सेना हमारी कभी भी कमजोर नहीं थी। आज 1962 के कुछ बचे कुचे सैनिक जो हमारे देश में हैं वो आज पछताते हैं कि काश नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व उन 1962 में भी होता तो आज भारत का नक्शा कुछ और होता। क्या कमियां थी तो मैं बताता हूं। एक तो नेतृत्व की सबसे ज्यादा कमी थी। वो नेतृत्व दिल्ली में बैठा हुआ जवाहरलाल नेहरू ये तय नहीं कर पा रहा था कि करना क्या है। फॉरवर्ड पोजीशन लेने के लिए सेना को कह दिया गया, जबकि सेना इसके लिए तैयार नहीं थी। दूसरा, एयरफोर्स के इस्तेमाल की एकदम अनुमति नहीं दी गई, जबकि हमारा एयरफोर्स ये कह रहा था कि चीन के पास एयरफोर्स नहीं है, हम अगर हमारा फाइटर प्लेन जाकर के वहां बम गिराएगा उनकी सेना पर तो हमारी जीत निश्चित है। लेकिन हमारी एयरफोर्स जवाहरलाल नेहरू के ऑर्डर की प्रतीक्षा करती रही, उसको ऑर्डर नहीं दिया गया। क्यों? क्या कोई बताएगा? ये दूसरा, अमेरिका की मदद नहीं मिली। उसी तरह चीन पर अति विश्वास किया गया और हिंदी चीनी भाई भाई के नारे जवाहरलाल नेहरू लगाते रहे, जिसका परिणाम यह हुआ कि हमारे देश ने धोखा खाया।
और चीन पर विश्वास करने के कारण हमारे सैनिकों की हानि सबसे ज्यादा हुई। वहीं आपको बताऊं, सैनिक बताते हैं कि लेह जैसे एरिया में, बर्फ के एरिया में, जहां लद्दाख का एरिया है वहां बर्फ पड़ी हुई है, लेकिन उसमें जो सैनिक लड़ने के लिए गए उनको जूते तक नहीं दिए गए, ऐसे जूते जो बर्फ में पहन करके हमारा सैनिक थोड़ी देर खड़ा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लद्दाख का एरिया है वहां -डिग्री टेम्परेचर होता है, और बर्फ में यदि वहां थोड़ी भी देर कोई खड़ा हो जाए नंगे पैर तो खून जमने के कारण पैर की नसें ब्लॉक हो जाएंगी और उसमें वहां पैर को काटना तक पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमारे जो सैनिक थे उन्होंने मांग की कि हमें जूते दे दिए जाएं जो बर्फ में पहनने के लिए प्रयुक्त हों, लेकिन उनको जूता नहीं दिया गया। क्या मंशा थी जवाहरलाल नेहरू की? क्या वो सेना को जानबूझकर अब नुकसान पहुंचाना चाहते थे भारतीय सेना को? ये कांग्रेसियों को जवाब देना पड़ेगा। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि हमारी भारत की सेना कैनवस शूज पहन करके वहां बर्फ में युद्ध लड़ने के लिए तैयार हुई, खड़ी हुई। -डिग्री टेम्परेचर में बर्फ में हमारे सैनिकों ने लड़ना स्वीकारा और कैनवस शूज में लड़ी, जिसके कारण उनके पैर तक गल गए। ये जवाहरलाल नेहरू की उपलब्धियां हैं जिनको राजदीप सरदेसाई ये कहते हैं कि नरेटिव सेट किया जा रहा है। राजदीप सरदेसाई जैसे पत्रकार ये चाटुकारिता कर करके राजनीतिक दलों के आज किस स्तर पे पहुंच गए हैं। यदि इनकी संपत्तियों की जांच करें तो पता चलेगा कि इन्होंने जो आकूत संपत्ति ये इकट्ठा की है इसके पीछे का स्रोत क्या है। शायद ये स्रोत कोई खबरें या कोई विचार तो नहीं हो सकता, क्योंकि उनके हर लेख में झूठ भरा है, झूठ के अलावा कुछ नहीं भरा है। तब फिर ये जो उन्होंने संपत्ति अर्जित की है ये कैसे अर्जित की है, ये नाम जो कमाया है, ये जो अवार्ड प्राप्त हुए हैं ये कैसे हुए हैं? एक ही बात समझ में आती है कि इन्होंने गांधी परिवार की जो चाटुकारिता की है, उनके जो गुणगान में अपनी कलम लिखी है, इन्होंने लेख लिखे हैं और जो ट्वीट किए हैं, एक घराने को खुश करके आज ये नाम कमा गए हैं। अब उनके सर से ये छत हट रही है तो बौखला गए हैं, और शायद ऐसे में बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। तो राजदीप सरदेसाई जी, आपको मेरी सलाह है कि आप अब झूठ बोलना बंद करें। आपका झूठ, आपकी बदतमीजी अब चलने वाली नहीं है। देश की जनता जब आप इस तरह के लेख लिखते हैं मोदी जी के बारे में, मोदी जी को सलाह देते हैं, तो आपको लोग ट्रोल करते हैं और फिर आपको शर्म आती होगी। तो अब आपकी बात चलने वाली नहीं है। ये राजदीप सरदेसाई जैसे लोग, ये हम देश की जनता को भी समझना होगा कि ऐसे पत्रकार केवल चाटुकारिता करके, कुछ लोगों की बड़ाई करके और कुछ गांधी परिवार के खास होकर के आगे बढ़े हैं। इन ऐसे लोगों का आप ही को न्याय करना है कि वो पत्रकार हैं या चाटुकार हैं।